बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, ठीक है। बांग्लादेश प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना 21-22 जून 2024 के मध्य कहां भारत की आधिकारिक या सरकारी यात्रा पर रही, ठीक है। इस दौरान भारत और बांग्लादेश के मध्य डिजिटल क्षेत्र, समुद्री अर्थव्यवस्था जिसको हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, रेलवे, अंतरिक्ष, हरित प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में समझौते हुए, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है किसी दौरान शपथ ग्रहण समारोह भी होना था, है ना। तो 21-22 जून की भारत यात्रा पर आई, ठीक। अपनी इस यात्रा से पहले, मतलब इस दौरान जो पहले भारत का शपथ समारोह था, पहले था ना शपथ समारोह, उसमें भी वो आई थी। शपथ समारोह कब था? 9 जून, है ना। तो इसके पहले, मतलब इस दौरान जो इन दिनों इस महीने में जो शपथ समारोह हुआ था उसमें भी वो आई थी। 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी वह शामिल हुई थी, ठीक। 22 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस, कहां पर? नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस, यही ज्यादातर समझौते विश्व स्तरीय बैठकें अक्सर होती है। हैदराबाद हाउस में क्या हुए? समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, ठीक। समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, मतलब वार्ता हुई, है ना। हस्ताक्षर तो वार्ता के बाद होता है, ठीक। वार्ता हुई, ठीक है। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद भारत और बांग्लादेश ने तीस्ता नदी जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए मेगा परियोजना सहित 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच वार्ता के दौरान इन समझौतों को अंतिम रूप दिया गया, ठीक है। समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। और वो जो प्रमुख समझौते थे उनमें क्या थे? जैसा कि आपको पता ही है कि रेलवे, डिजिटल क्षेत्र, समुद्री अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी, रेलवे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में हस्ताक्षर हुए। उनमें से जो प्रमुख थे जिन क्षेत्रों में हस्ताक्षर हुआ था वो क्या क्या थे? सबसे पहले ई मेडिकल वीजा, ठीक है। ई मेडिकल वीजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश से इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए भारत ई मेडिकल वीजा की सुविधा देगा। क्या? हाँ, भारत ई मेडिकल वीजा की सुविधा देगा, ठीक है। मतलब जो भी इलाज के लिए भारत आते हैं बांग्लादेश के लोग, भारत उनको ई मेडिकल वीजा की सुविधा देगा। मतलब उनकी वीजा प्रणाली बहुत आसान हो जाएगी और ई मेडिकल वीजा होने से आसान हो जाएगी, जिससे वहां करके भारत में अपना इलाज करा सकेंगे, ठीक है। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम भाग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत ने रंगपुर में नया सहायक उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया गया है। कहां पर? रंगपुर में नया सहायक उच्चायोग, है ना, उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया गया है। खोलने का निर्णय लिया गया है, ठीक है, लिया गया है। ये उच्चायोग क्या होता है? हाई कमिश्नरी, है ना, हाई कमिश्नरी।
तो उच्चायोग वैसे जहां पर ये सामान्यतः आप ये कह सकते हो कि यह एम्बेसी के समकक्ष होता है ना, एम्बेसी के समकक्ष होता है। भारत राष्ट्रमंडल देशों के बीच उच्चायोग ही खोलता है, ठीक है। तो रंगपुर में एक नया उच्चायोग होगा, राष्ट्रमंडल देशों के बीच हाई कमिश्नरी ही होती है ना, ये उच्चायोग, ठीक। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण समझौते हुए, भारत बांग्लादेश ने डिजिटल साझेदारी पर समझौते किए, समुद्री सहयोग और नीली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी समझौते हुए, ठीक है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह संचार में सहयोग बढ़ाने के लिए इन स्पेस और बांग्लादेश आईसीटी और दूरसंचार मंत्रालय के बीच समझौता हुआ। भारत और बांग्लादेश के रेल मंत्रालय के बीच रेलवे संपर्क बढ़ाने और सीमा पार परिवहन को सुगम बनाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। समुद्र विज्ञान के संयुक्त अनुसंधान और अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए समुद्र विज्ञान में सहयोग समझौता हुआ, ठीक। और आपदा प्रबंधन रणनीतियों और तन्यकता प्रयासों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया। और मत्स्य पालन में सहयोग के लिए दोनों पक्षों में समझौता हुआ। सबसे जो और महत्वपूर्ण है, DSSC रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, क्या रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, कौन सा, वेलिंगटन, ठीक है। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और DSCSC रक्षा सेवा कमान और स्टाफ कॉलेज मीरपुर, रक्षा सेवा कमान और स्टाफ कॉलेज मीरपुर, कहाँ, मीरपुर। रक्षा सेवा कमान और स्टाफ कॉलेज मीरपुर, जो रक्षा क्षेत्र में सैन्य शिक्षा और रणनीतिक अध्ययन को सहयोग को बढ़ावा देंगे, ठीक है। ये दोनों रक्षा क्षेत्र में सैन्य और रणनीतिक अध्ययन को बढ़ावा देंगे, ठीक है। ये मीरपुर कहाँ है, बांग्लादेश में है, ठीक है। मीरपुर बांग्लादेश में है। वेलिंगटन वो भारत में है, ठीक है। मीरपुर बांग्लादेश में है। तो दोनों के मध्य समझौता हुआ। कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर है ना। ये कोझिकोड वही कोझिकोड है जो कि हम इतिहास के किताबों में कालीकट नाम से जानते हैं। कौन सा, कालीकट, इसको हम कालीकट नाम से जानते हैं, कालीकट, है ना। ये कालीकट, ये कोझिकोड कहाँ है, मालाबार तट पर, ठीक है। मालाबार तट किसको कहेंगे, मतलब कि जो अरब सागर के वाला तट, ठीक है। मालाबार तट उसी को कहेंगे ना। तो ये मालाबार तट से संबंधित है, मालाबार, ठीक, मालाबार। तो कोझिकोड को क्या मिला, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर, यूनेस्को साहित्य शहर, ठीक। तो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, कौन सा, यूनेस्को आपको पता ही है। फिर यूनेस्को को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन का जो वो उनका एक नेटवर्क है यूसीसीएन का, उसके साहित्य श्रेणी में, किस श्रेणी में, साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया है,
साहित्य श्रेणी में कोझिकोड को शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि 500 से अधिक पुस्तकालय है, 70 प्रकाशन है, सशक्त साहित्य शिक्षा का आधार है। इसीलिए साहित्य श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यूसीसीएन के साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया है कोझिकोड, अर्थात ऐतिहासिक कालीकट को। ठीक है, 2012 में इसको मूर्तियों के शहर के टैग मिला था, इसी कोझिकोड को। ठीक है, तो ये केरल का शहर है और इसको इस रूप में मान्यता मिला। श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा? WCC के द्वारा। ठीक है, WCC के द्वारा जून 2024 में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्रदान किया गया। किसको? श्रीनगर को। श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, और इसके पहले श्रीनगर, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाला जो श्रीनगर है, इसके पहले कौन कौन से किसको किसको मिला था? जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर। जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर, इनके बाद किसको मिला ये सम्मान? श्रीनगर को। ठीक है, मतलब कि WCC द्वारा जून 2024 में जो विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया था, उसमें चौथा स्थान इसको मिला है, श्रीनगर को। श्रीनगर को 2021 में शिल्प के लिए यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता दी गई थी। 2021 में किसके लिए? शिल्प के लिए। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक, ये है मतलब कि श्रीनगर के बारे में। दूसरी बात जो है, रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय, ठीक है, लोकलोचन। कौन कौन? रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय, लोकलोचन यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में, इनको यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। क्या? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, इसमें शामिल किया गया है। तो रामचरितमानस, पहले थोड़ा सा हम जानकारी ले लें। रामचरितमानस कब लिखा गया है? ये अकबर के काल के लिखित ग्रंथ है। अकबर के काल में अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और तुलसीदास, संत तुलसीदास के द्वारा लिखित ग्रंथ है। ठीक, और उत्तर भारत की बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है। ठीक, इसके बाद है पंचतंत्र। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखित है? विष्णु शर्मा के द्वारा, है ना। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है। ठीक, और ये पंचतंत्र जिसे विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है, और आनंद वर्धन द्वारा हृदय लोक लोचन,
हाँ, सहृदय लोक लोचन, सहृदय लोक लोचन किसके द्वारा है? आनंदवर्धन द्वारा। ठीक, सहृदय लोक लोचन आनंदवर्धन द्वारा भारतीय काव्य शास्त्र का एक ग्रंथ है। सहृदय लोक लोचन क्या है? सहृदय लोक लोचन आनंदवर्धन द्वारा है। ठीक है, ये भारतीय काव्य शास्त्र पर। ठीक, और बाकी आपको पता ही है पंचतंत्र, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा, और ये 300 ईसा पूर्व के लगभग संस्कृत में लिखी गई है। पंचतंत्र 300 ईसा पूर्व के लगभग संस्कृत में, है ना? और किसके द्वारा? पंडित विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित ग्रंथ है, लिखित ग्रंथ है। तो इनको कहाँ की कौन सा दर्जा मिला? रामचरितमानस पंचतंत्र सहृदय लोकलोचन यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में इनको शामिल किया गया। और ये कहाँ हुआ था? ये कहाँ निर्णय लिया गया है? निर्णय जो बैठक हुई वो हुई थी 7 से 8 मई 2004 को मंगोलिया के उलान बटोर में। 7 से 8 मई 2024 को मंगोलिया के उलान बटोर में। मंगोलिया कहाँ है? हाँ, एशिया का देश है, और चाइना से और उसमें रसिया के मध्य में, है ना? तो यहीं पर बैठक हुई थी आयोजित। एक उलान बटोर में एक जो आयोजन हुआ था वो क्या था? एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए यूनेस्को की विश्व स्मृति समिति, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए यूनेस्को की क्या? हाँ, विश्व स्मृति समिति। ठीक है, ये आयोजन, ये बैठक वहीं पर आयोजित की गई थी। ठीक है, 10वीं आम सभा थी ये, उसी में ये निर्णय लिया गया। और इस क्षेत्र के 20 दस्तावेजी धरोहरों को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया। कितने? 20 दस्तावेजी धरोहरों को, 20 दस्तावेजी धरोहरों को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया। ठीक, ये निर्णय हुआ, और ये निर्णय अच्छा था भारत के लिए। ठीक है, और